हेलो दोस्तों, हम इस पुस्तक से हिंदी के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का अभ्यास कर रहे हैं, जिसमें हम हिंदी साहित्य के इतिहास संबंधी, आदिकाल, भक्तिकाल व रीतिकाल संबंधी सभी प्रश्नों का अभ्यास कर चुके हैं और आज हम आधुनिक काल के प्रश्नों की शुरुआत करेंगे। अगर आप लोगों ने अभी तक पिछले प्रश्नों का अभ्यास नहीं किया है तो आप लोग प्लेलिस्ट के माध्यम से पिछले सभी प्रश्नों का अभ्यास करके अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं, क्योंकि हम ऐसा प्रयास करते हैं कि अभ्यास के दौरान जो चीजें आपको याद कराई जा सकती हैं वो याद भी करा दी जाए। आप लोगों को प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, वहां आपको पीडीएफ उपलब्ध करा दी जाएगी। उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिलेगा। तो अब हम शुरुआत करते हैं आधुनिक काल के प्रश्नों से। हम रीतिकाल के सभी प्रश्न देख चुके थे पिछली क्लास में। अब हम आधुनिक काल में आ चुके हैं। आधुनिक काल की जो पृष्ठभूमि है, मैं ये मानकर चल रही हूँ कि आपको उसके बारे में पता है, क्योंकि हम अभ्यास कर रहे हैं। तो हम सीधा प्रश्नों से शुरुआत करेंगे। जहां पर जो चीज लगेगा कि इसे विस्तृत रूप से समझानी चाहिए उसे समझाया जाएगा। भारतेंदु युग से शुरुआत की जा रही है, क्योंकि हमें पता है कि आधुनिक काल में जो पहला युग आता है वो कौन सा है? भारतेंदु युग। इसके लिए हम एक संक्षिप्त तौर से देख लेते हैं एक बार इसको, जिससे आपको याद आ जाएंगी चीजें। बहुत बार ऐसा होता है, हमने बहुत समय से देखा नहीं होता है तो चीजें मस्तिष्क से उतर जाती हैं। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार आधुनिक काल का जो विभाजन किया गया है उसका प्रारूप हम देख लेंगे। सबसे पहला जो आता है वो पुनर्जागरण काल है, जिसे भारतेंदु काल के नाम से भी जाना जाता है, भारतेंदु काल या भारतेंदु युग। दूसरा है जागरण सुधार काल, जो कि द्विवेदी काल के नाम से जाना जाता है। तीसरा है छायावाद काल। उसके बाद है छायावादोत्तर काल, जो मुख्यतः दो भागों में मिलता है। प्रगति प्रयोग काल, यानी प्रगतिवाद मिलेगा आपको, फिर प्रयोगवाद मिलेगा। और दूसरा जो है वो नवलेखन काल। ये डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार किया गया काल विभाजन है आधुनिक काल का। लेकिन जब आप आचार्य रामचंद्र शुक्ल का देखेंगे, उनका बिल्कुल अलग है। आपको अलग से क्लास में शुक्ल जी का जो विभाजन है वो पूरा समझा दिया जाएगा। उन्होंने किस तरह से गद्य को और काव्य को अलग अलग रखा है और फिर उसको भी नई धारा, प्रथम उत्थान, इस तरह से पूरा विभाजित किया है, पढ़ा होगा आपने। तो अभी जो हम देख रहे हैं ये डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार किया गया है। तो मोटे तौर पर आप इसे एक बार समझ लीजिए। इसका जो समय है पुनर्जागरण काल, यानी कि भारतेंदु काल का समय 1857 से 1900 ईस्वी माना जाता है। इसमें भी विद्वानों में मत भिन्नता है। कुछ लोग भारतेंदु जी के जन्म वर्ष यानी कि 1850 ईस्वी से भारतेंदु युग को मानते हैं, और जो कुछ विद्वान हैं वो 1857 ईस्वी से मानते हैं। यहाँ पे चूंकि नगेंद्र जी का है तो उन्होंने 1857 ईस्वी माना है। इसे आप बहुत अच्छे से देखिएगा और ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये भी पूछा जाता है कि डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार भारतेंदु काल का समय क्या है। तो ध्यान रखिएगा 1857 ईस्वी से 1900 ईस्वी, ये इनका बहुत महत्वपूर्ण है। डॉक्टर नगेंद्र का जो ये विभाजन किया गया है, इससे बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। इसी तरह से शुक्ल जी का भी बहुत महत्वपूर्ण है। शुक्ल जी का भी पूछा जाता है कि नई धारा, प्रथम उत्थान की समय सीमा क्या है, इस तरह से। जो दूसरा है वो है जागरण सुधार काल, जिसे द्विवेदी काल भी कहा जाता है। इसकी जो समय सीमा है वो 1900 से 1918 ईस्वी है। तीसरा छायावाद काल, इसकी समय सीमा डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार 1918 से 1938 ईस्वी है। इसमें अलग अलग मत हैं। अधिकांश विद्वान जो है 1936 ईस्वी तक मानते हैं, लेकिन फिर वही बात कहूंगी, क्योंकि हम डॉक्टर नगेंद्र का पढ़ रहे हैं तो अभी हमें यही ध्यान रखना है कि नगेंद्र ने क्या माना है, 1918 से 1938 ईस्वी। इसके बाद छायावादोत्तर काल का जो विभाजन है, प्रगति प्रयोग काल जो है वो 1938 से 1953 है, और नवलेखन काल 53 से अभी तक।
तो ये हो गया डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार आधुनिक काल का जो उप विभाजन किया गया है उसका प्रारूप, जिसमें सबसे पहले क्या आ रहा है, भारतेंदु काल। इसका मतलब है कि जो आधुनिक काल है उसकी शुरुआत कहाँ से होती है, भारतेंदु काल से। तो जब हम अभ्यास करेंगे तो जो पहले प्रश्न आएंगे, यानी जिन प्रश्नों से हम शुरुआत करेंगे वो किसके होंगे, भारतेंदु काल के प्रश्न होंगे। तो हम देखते हैं सबसे पहले पहला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित कृतियों में कौन सी कृति भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित नहीं है। पहला है पायस पयोनिधि, गीत गोविंदानंद, फिर है वर्षा विनोद और वेणुगीत। तो पायस पयोनिधि जो रचना है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र की नहीं है, विकल्प ए बिल्कुल सही होगा। अन्य वर्षा विनोद, गीत गोविंदानंद और वेणुगीत, ये सभी जो रचनाएं हैं ये भारतेंदु जी की ही हैं। पायस पयोनिधि भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित नहीं है। पायस पयोनिधि काव्य ग्रंथ के रचयिता गोविंद गिल्ला भाई हैं, जबकि वर्षा विनोद, गीत गोविंदानंद तथा वेणुगीत भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित काव्य संग्रह है। भारतेंदु हरिश्चंद्र की समस्त रचनाओं की जो संख्या है वो 175 है और उनके काव्य ग्रंथों की संख्या 70 है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने काव्य धारा को किस ओर मोड़ा, निर्गुण भक्ति की ओर, रीति ग्रंथों की ओर, स्वदेश प्रेम की ओर या श्रृंगार प्रियता की ओर। तो हम जानते हैं कि निर्गुण भक्ति की ओर नहीं मोड़ा था। ये किस काल के कवि हैं, आधुनिक काल के, भक्ति काल के नहीं है, तो ये विशेषता होना संभव नहीं है। रीति ग्रंथों की ओर ये भी विशेषता संभव नहीं है, क्योंकि ये विशेषता किसकी है, रीति काल की। श्रृंगार प्रियता की ओर ये भी विशेषता नहीं है, ये विशेषता आपको कहाँ देखने को मिलेगी, रीति काल में। अभी हमने रीति काल को विस्तृत रूप से समझा है। अगर आपने पिछली क्लास देखी है तो आप बिल्कुल इस बात को समझ सकते हैं कि श्रृंगार प्रियता कहाँ पर अधिकांशतः देखने को मिली, तो वो रीतिकाल है। ऐसा नहीं है कि रीतिकाल में सिर्फ श्रृंगार प्रियता ही मिली। रीतिकाल में वीर काव्य भी लिखा गया, जिसका बहुत सुंदर उदाहरण भूषण का काव्य मिल जाता है, लेकिन जिस चीज की अधिकता होती है उसी को माना जाता है। तो अधिकता अगर हम देखेंगे तो रीतिकाल में श्रृंगार की ही पाई जाती है, इसलिए श्रृंगार प्रियता की ओर ये जो विशेषता है ये भी आधुनिक काल की नहीं हो सकती। जब आधुनिक काल की नहीं होगी तो हरिश्चंद्र जी की भी नहीं होगी। स्वदेश प्रेम की ओर ये बिल्कुल सही है, विकल्प बी। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने जो काव्य धारा थी उसे स्वदेश प्रेम की ओर मोड़ा था। इनकी बहुत सी रचनाएं आपको मिल जाएंगी जो देश प्रेम से ओतप्रोत हैं। चाहे आप इनकी कविता विजयनी, विजय वैजंती देख लीजिए, या इनकी पंक्ति कि रोवहूं सब मिली, आवहूं भारत भाई, हा हा भारत दुर्दशा न देखी जाई। ये सिर्फ हरिश्चंद्र की ही विशेषता नहीं है, क्योंकि उन्होंने एक बार इसे स्वदेश प्रेम की ओर मोड़ दिया था। तो आप भारतेंदु मंडल के जो अन्य कवि हैं उनका जो काव्य है उसमें जब देखेंगे तो उसमें भी आपको स्वदेश प्रेम मिलेगा। प्रेम घन की रचना आनंद अरुणोदय हो या राधा कृष्ण दास का भारत 12 मासा, जब आप देखेंगे तो ये इसमें स्वदेश प्रेम आपको भरपूर मिलेगा। तो जो विशेषता है इसे ध्यान रखिएगा, स्वदेश प्रेम की ओर। आपको इतना विस्तृत रूप में इसलिए समझाया जाता है कि आप चीजों को रटे नहीं बल्कि समझ जाएं। प्रश्न को किसी भी तरह से पूछा जाए, कैसे भी घुमाकर पूछा जाए, जब आपको मूल भाव पता होगा तो आप उसका सही उत्तर आसानी से खोज सकेंगे। अगर आपने चीजों को रटा है तो आप भ्रमित हो सकते हैं, लेकिन जब समझ है तो भ्रमित होने का कोई प्रश्न नहीं उठता। तो अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना नहीं है, कौन सी नहीं है? आषाढ़ महात्म, भक्ति सर्वस्व, अपवर्ग पंचक या हिंदी भाषा। तो जो आषाढ़ महात्म है ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना नहीं है, इन्होंने वैशाख महात्म लिखा था, आषाढ़ महात्म नहीं लिखा था। विकल्प ए बिल्कुल सही है। अन्य विकल्पों में भक्ति सर्वस्व तथा अपवर्ग पंचक इनकी काव्य कृतियां हैं तथा हिंदी भाषा इनके द्वारा संपादित निबंध संग्रह है। भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना हिंदी भाषा का प्रकाशन वर्ष क्या है? अभी हमने देखा कि हिंदी भाषा क्या है, इनका निबंध संग्रह है। अब हिंदी भाषा का प्रकाशन वर्ष पूछा जा रहा है, ये इनका निबंध संग्रह बहुत महत्वपूर्ण है और ये पूछा भी बहुत बार जाता है हिंदी भाषा इनका। तो आप याद रखिएगा कि 1890 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था।
भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना हिंदी भाषा का प्रकाशन वर्ष 1890 ईस्वी है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जन्म 9 सितंबर 1850 ईस्वी तथा मृत्यु 6 जनवरी 1885 ईस्वी में 35 वर्ष की अल्पायु में हो गई थी। उन्होंने कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र चंद्रिका और बाला बोधनी पत्रिकाओं का संपादन भी किया, किंतु नाटक लेखन से इन्हें प्रसिद्धि मिली। विशेषकर 1880 ईस्वी में भारत दुर्दशा एवं 1881 में अंधेर नगरी नाटक ने हिंदी साहित्य में उनका नाम प्रसिद्ध किया। इनकी रचना हिंदी भाषा एक निबंध संग्रह है। ये सारी बातें बहुत महत्वपूर्ण है। अंधेर नगरी नाटक के विषय में बहुत पूछा जाता है। 1881 ईस्वी में ये प्रकाशित हुआ था और अंधेर नगरी जो नाटक है ये हमारे पाठ्यक्रम में भी लगा रहता है। बहुत सी ऐसी परीक्षाएं होती हैं जिनमें ये नाटक आपको मिल जाएगा। अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो असिस्टेंट प्रोफेसर का जो पाठ्यक्रम है परीक्षा का, तो उसमें अंधेर नगरी नाटक है। इसके अतिरिक्त इनका भारत दुर्दशा ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये सारी बातें आपको अपने मस्तिष्क में रखनी है क्योंकि इन सब से भी प्रश्न बनते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है कि भारतेंदुकृत तदीय सर्वस्व किसका अनुवाद है। इनकी रचना है तदीय सर्वस्व, तो वो किसका अनुवाद है। भारत नारद भक्ति सूत्र का, ऋतु संहार का, मेघदूत का या आंखों की किरकिरी। तो भारतेंदुकृत जो तदीय सर्वस्व है ये नारद भक्ति सूत्र का अनुवाद है। उन्होंने शांडिल्य भक्ति सूत्र का अनुवाद भक्ति सूत्र वैजंती शीर्षक से किया है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लगभग 70 काव्य ग्रंथ लिखे हैं जिनमें प्रमुख रूप से भक्ति सर्वस्व, प्रेम मालिका, वैशाख महात्म, प्रेम सरोवर, बकरी विलाप, रिपुनाष्टक, तन्मय लीला इत्यादि हैं। इनका जो फूलों का गुच्छा कविता है ये खड़ी बोली में है। ठीक, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि फूलों का गुच्छा किसकी रचना है। तो ये इनकी है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की। और ये किस भाषा में है ये भी बहुत पूछा जाता है। तो फूलों का गुच्छा खड़ी बोली में है। ठीक, इसको आप एक तरीके से याद भी रख सकते हैं। आपको याद करा दिया जाए इसे क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है और बार बार पूछा जाता है। और जब भी ये आपकी परीक्षा में आए तो आप देखते ही इसे पहचान जाएं, इसलिए इसे ऐसे याद रख लीजिए। भारतेंदु जी की रचना है फूलों का गुच्छा। ये याद रखिएगा कि ये कविता है फूलों का गुच्छा। और पूछा जाता है कि किस भाषा में है, तो ये खड़ी बोली में है। तो भारतेंदु से आप इंदु निकाल सकते हैं। लास्ट में इंदु शब्द आ रहा है क्योंकि भारत प्लस इंदु जोड़ करके भारतेंदु शब्द बना है। संधि कर लीजिए। तो इंदु आपने निकाला इसमें से। इंदु फूलों का गुच्छा लेकर खड़ी है। क्या याद रखना है आपको। इंदु फूलों का गुच्छा लेकर क्या है, खड़ी है। ठीक, तो इंदु से आपको याद रहेगा भारतेंदु। इंदु से क्या आशय है, भारतेंदु। और फूलों का गुच्छा क्या है, इनकी कविता है। और खड़ी है से खड़ी बोली। खड़ी है से क्या याद रखेंगे, खड़ी बोली। तो अब जैसे ही आपको फूलों का गुच्छा शब्द ये पूरा लिखा हुआ रचना ये दिखाई देगी, फूलों का गुच्छा, तुरंत आपको याद आएगा कि इंदु लेकर खड़ी है। फूलों का गुच्छा कौन लेकर खड़ी है, इंदु लेकर के खड़ी है। इंदु से आपको भारतेंदु याद आएगा और फूलों का गुच्छा एक कविता है। खड़ी है से खड़ी बोली, ध्यान रखिएगा। वैसे आशा करती हूँ कि अब आप फूलों का गुच्छा किसकी रचना है और किस भाषा में है ये तो नहीं ही भूलेंगे अगर आपने ध्यान से सुना है तो, अगर आपका पूरा ध्यान क्लास में है। तो अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भारतेंदु की रचनाओं का संग्रह किस नाम से है। तो भारतेंदु जी की जो रचनाएं हैं वो किस नाम से हैं, भारतेंदु ग्रंथावली से हैं। विकल्प सी बिल्कुल सही होगा। भारतेंदु की रचनाओं का संग्रह भारतेंदु ग्रंथावली नाम से हुआ है और इसका जो संपादन किया है वो ब्रजरत्न दास ने किया है। भारतेंदु के संबंध में डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी ने लिखा है कि कविता में उनका संस्कार है और गद्य में विचार। बहुत महत्वपूर्ण कथन है इनका, बहुत बार पूछा जाता है कि कविता में उनका संस्कार है
और गद्य में विचार किसने कहा है? डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी जी ने कहा है। किसके लिए कहा है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र के लिए कहा है। अगला प्रश्न है कि हिंदी साहित्य में राष्ट्रीय चेतना के संवाहक और आधुनिक चेतना के प्रणेता प्रथम साहित्यकार कौन है? तो हिंदी साहित्य में राष्ट्रीय चेतना के संवाहक और आधुनिक चेतना के प्रणेता भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। अभी हमने पढ़ा कि राष्ट्रीय चेतना जो है इसके पहले नहीं मिलती थी, उसे राष्ट्रीय चेतना की ओर किसने मोड़ा? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने। हिंदी साहित्य में राष्ट्रीय चेतना के संवाहक और आधुनिक चेतना के प्रणेता प्रथम साहित्यकार भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र आधुनिक हिंदी के पितामह कहे जाते हैं। इन्हें हिंदी साहित्य का जन्मदाता, भारतीय नवोत्थान का प्रतीक कहा गया है। इनकी जो प्रमुख कृतियां हैं, नाटक हैं, उसमें वैदिकी, हिंसा हिंसा न भवति, सत्य हरिश्चंद्र, भारत दुर्दशा, नील देवी, अंधेर नगरी, प्रेम जोगनी और सती प्रताप, ये कुछ नाटक इनके दिए हैं, सारे नहीं हैं। इनके कुछ अनुदित नाटक हैं और कुछ मौलिक हैं, अलग अलग हैं। तो इसमें कुछ विशेष जो हैं वो दे दिए गए हैं। निबंध है, नाटक कालचक्र, लेवी प्राण लेवी, कश्मीर कुसुम, जातीय संगीत, संगीत सार, हिंदी भाषा और भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है, ये सारे इनके निबंध हैं। अगला प्रश्न है, भारतेंदु जी जिस प्रकार वर्तमान गद्य भाषा के स्वरूप प्रतिष्ठापक थे, उसी प्रकार वर्तमान साहित्य परंपरा के प्रवर्तक। उक्त कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का प्रसिद्ध ये कथन है भारतेंदु जी के विषय में कि ये वर्तमान गद्य भाषा के स्वरूप प्रतिष्ठापक हैं। इसके पहले जो काव्य है वो हमें किसमें मिलता था? यानी कि लिखा, जो भी साहित्य लिखा जा रहा था वो काव्य रूप में यानी कि कविता रूप में लिखा जा रहा था। लेकिन गद्य रूप की जो शुरुआत एक परंपरा के अनुसार आप कह सकते हैं मिलती है, वो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी से ही मिलती है, इसलिए उन्हें प्रतिष्ठापक कहा है किसने? शुक्ल जी ने। अगला प्रश्न है, तरनि तनूजा तट तमाल तरुवर बहुछाए, झुके कूलसो जल परसनहित मनहु सुहाए, के रचयिता कौन है? यानी ये पंक्तियां किसकी हैं? तो ये पंक्तियां हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की। जैसे ही आपने देखा होगा तरनि तनूजा तट तमाल तरुवर बहुछाए, तो आपको अपना समय याद आ गया होगा जब आप 10वीं या 12वीं कक्षा में रहे होंगे। ये हम लोगों ने खूब रटा है। किस अलंकार के लिए रटा है ये भी याद आ रहा होगा कि अनुप्रास अलंकार के लिए हम ये पंक्तियां रटते थे कि तरनि तनूजा तट तमाल तरुवर बहुछाए। किस वर्ण की आवृत्ति हो रही है बार बार? ता वर्ण की। तो ये पंक्तियां किसकी हैं? ये पंक्तियां हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की। उपर्युक्त काव्य पंक्तियां भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रमुख काव्य कृति प्रेम माधुरी की यमुना छवि कविता से ली गई है। भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रमुख कृतियां हैं भक्ति सर्वस्व, प्रेम मालिका, प्रेम माधुरी, प्रेम तरंग, प्रेम प्रलाप, प्रेम फुलवारी, विजयनी विजय वैजंती और रिपुनाष्टक। अगला प्रश्न है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र के व्यक्तित्व एवं कृतित्व के संदर्भ में कौन सा विवरण सही नहीं है? ध्यान से प्रश्न पढ़िएगा, सही नहीं है पूछा गया है भारतेंदु हरिश्चंद्र के व्यक्तित्व और कृतित्व से संबंधित। तो पहला है वे साहित्यानुरागी और कोमल हृदय व्यक्ति थे, बिल्कुल सही है। उन्होंने वैष्णव धर्म के प्रचारार्थ तदीय समाज की स्थापना की थी, ये भी बिल्कुल सही है। उनका साहित्यिक कार्य गद्य पद्य की अनेक विधाओं तक फैला हुआ था, ये भी बिल्कुल सही है। ऐसा नहीं है कि इन्होंने किसी सीमित विधा पर ही लिखा हो। जैसे आप मुंशी प्रेमचंद को जब देखते हैं तो उन्होंने सिर्फ कहानी और उपन्यास ही लिखे, इसके अतिरिक्त उनकी लेखनी कहीं नहीं चली। लेकिन जो भारतेंदु जी हैं उन्होंने लगभग सभी विधाओं में लिखा है। अगला है, उन्होंने प्राचीन की पूर्ण उपेक्षा करके नवीन को पूर्णतः अंगीकार किया है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने प्राचीन की पूर्णतः उपेक्षा कर दी हो, जो लेने योग्य है उसे लिया गया है, इसलिए विकल्प डी बिल्कुल सही है, उन्होंने ऐसा नहीं किया है। अगला है, भारतेंदु युगीन काव्य के संदर्भ में कौन सा विवरण सही नहीं है? अब भारतेंदु युगीन काव्य के विषय में है तो हम एक एक जो कथन है उसे समझकर चलेंगे। पहला है, यह युग प्राचीन ब्रज भाषा काव्य और नवीन खड़ी बोली काव्य का मिलन बिंदु रहा, तो बिल्कुल सही है। इसमें प्राचीन परंपरा अनुसार रस, अलंकार, नायक नायिका भेद आदि से संबंधित रचनाएं भी लिखी गई, ये भी बिल्कुल सही है। इसमें देशभक्ति, लोकहित, सामाजिक पुनर्निर्माण आदि नवीन विषयों पर रचनाएं प्रस्तुत की गई, सही है।
इस युग में खड़ी बोली की नवीन काव्य शैली का प्राधान्य रहा, ये सही नहीं है, इसलिए विकल्प डी सही होगा क्योंकि ये गलत है। अगला जो प्रश्न है वो है कि उन्होंने निज भाषा शब्द का व्यवहार किया है, मिली जुली, आम फहम, राष्ट्रभाषा आदि शब्दों का नहीं। उन्होंने निज भाषा शब्द का व्यवहार किया है, मिली जुली, आम फहम, राष्ट्रभाषा आदि शब्दों का नहीं। प्रत्येक जाति की अपनी भाषा है और वह निज भाषा की उन्नति के साथ उन्नत होती है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का यह कथन किस विद्वान के लिए है? तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र के लिए है। विकल्प बी बिल्कुल सही होगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी का यह जो कथन है ये हरिश्चंद्र के लिए है। अगला प्रश्न है कि भारतेंदु कालीन साहित्य और उनकी प्रवृत्तियों से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? ध्यान रखिएगा क्या पूछा जा रहा है, सही नहीं है। तो पहला है, रीति काल की तुलना में इस काल के साहित्य में विषय चयन में व्यापकता और विविधता आई, सही है। इस काल में मातृभूमि, प्रेम, स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग तथा शिक्षा के प्रचार प्रसार पर बल दिया गया, ये भी बिल्कुल सही है। इस काल में आप देखेंगे, अभी हम लोग बात कर रहे थे कि देश प्रेम के विषय में कहा गया है और देश प्रेम की ओर काव्य को मोड़ा गया। स्वदेशी वस्तुओं के प्रयोग पर भी बहुत जोर दिया गया, शिक्षा के प्रचार प्रसार पर भी बल दिया गया। अगला है, बाल विवाह, भ्रूण हत्या, विधवा विवाह निषेध जैसी सामाजिक कुरीतियों पर भी इस काल के लेखकों ने जमकर प्रहार किया, बिल्कुल सही है। आप भारतेंदु मंडल के किसी भी कवि की रचनाएं उठा करके देखेंगे, आपको इन सब चीजों का पुरजोर विरोध उसमें मिलेगा। अगला है, राजभक्ति की अपेक्षा राष्ट्रभक्ति को प्राथमिकता देते हुए इस काल के साहित्यकारों ने अंग्रेजी राज्य की सब प्रकार से भर्त्सना की है। क्या ये सही है? तो ये सही नहीं है, ऐसा नहीं है। जो चीजें हैं जिनका विरोध करना चाहिए उनका किया गया है, ऐसे बिल्कुल ये नहीं कि विरोध के लिए विरोध किया जाए, ऐसा नहीं था। इसलिए विकल्प डी सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भीतर भीतर सब रस चूसे, हंसी हंसी के तन मन धन मुंह से, यह पंक्ति किस कवि की है? संभव है आपने ये पंक्ति पढ़ी होगी क्योंकि ये बहुत प्रसिद्ध है। भीतर भीतर सब रस चूसे, हंसी हंसी के तन मन धन मुंह से, जाहिर बातन में अति तेज, क्यों सखी साजन नहीं अंग्रेज। ये पूरा है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का, तो विकल्प सी बिल्कुल सही होगा, भारतेंदु जी का है ये। इसके अतिरिक्त भारतेंदु जी की कुछ महत्वपूर्ण पंक्तियां दी गई हैं जो कि पूछी जाती हैं परीक्षाओं में अधिकांशतः, तो उन्हें भी देख लीजिए। कहाँ करुणानिधि केशव सोए, भारतेंदु जी की बहुत प्रसिद्ध पंक्ति है। रोवहूं सब मिली आवहूं भारत भाई, हा हा भारत दुर्दशा न देखी जाई। इसे आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि भारत दुर्दशा जो है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रचना है और इसमें भारत दुर्दशा शब्द भी आया है, इसलिए ये पंक्ति किसकी है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की है। सभा में दोस्तों बंदर की आमाद है, गधे और फूलों के अफसर की आमाद आमाद है, ये भी पंक्ति भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की है। प्यारे तिहारे निहारे बिना अखियां दुखियां नहीं मानती हैं, ये भी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की प्रसिद्ध पंक्ति है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना ठाकुर जगमोहन सिंह की नहीं है? प्रेम संपत्ति लता, श्यामा सरोजनी, श्यामा लता या प्रेम प्रलाप। तो जो प्रेम प्रलाप रचना है वो ठाकुर जगमोहन जी की नहीं है। अन्य जो 3 रचनाएं दी गई हैं वो सभी ठाकुर जगमोहन जी की ही है। प्रेम प्रलाप रचना ठाकुर जगमोहन सिंह की नहीं है बल्कि ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की है, जबकि शेष रचनाएं प्रेम संपत्ति लता, श्यामा लता, श्यामा सरोजनी ये ठाकुर जगमोहन सिंह जी की ही है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कवियों में से भारतेंदु युगीन कौन है? वंशीधर शुक्ल, माखनलाल चतुर्वेदी, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन या सोहनलाल द्विवेदी। तो बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन, विकल्प बी बिल्कुल सही होगा। भारतेंदु मंडल में कुछ कवियों के नाम आते हैं, आपको वो याद होने चाहिए क्योंकि उनसे संबंधित बहुत बार प्रश्न पूछे जाते हैं कि 4 कवियों के नाम दे दिए जाते हैं और पूछा जाता है इनमें से भारतेंदु मंडल का कौन नहीं है या इनमें से द्विवेदी मंडल का कौन है। इस तरह से आपको चाहे वो भारतेंदु मंडल के कवि हो या द्विवेदी मंडल के याद होने चाहिए।
आपको अलग से बता दिया जाएगा, याद करा दिया जाएगा, क्योंकि अगर एक बार वो याद हो जाएगा तो बहुत सारे प्रश्न आपके बहुत आसानी से हल हो जाएंगे। अगला प्रश्न है कि वे पूर्वीपन की परवाह न करके अपने बैसवारी की ग्राम्य कहावतें और शब्द भी बेधड़क रख दिया करते थे। शुक्ल जी की इन पंक्तियों का संबंध किससे है? तो शुक्ल जी की जो पंक्तियां हैं उन संबंध है प्रताप नारायण मिश्र जी से। प्रताप नारायण मिश्र इसी तरह के थे। वे पूर्वीपन की परवाह न करके अपने बैसवारी की जो ग्राम्य कहावतें थे और जो शब्द थे उन्हें बेधड़क रखते थे, और बहुत अच्छी बात है, ये रखना ही चाहिए। मिश्र जी द्वारा लिखित जो निबंधों के शीर्षक हैं उन्हें ही आप देख करके अंदाजा लगा सकते हैं। शीर्षक है घूरे का लत्ता बीने, कनातन का डौल बांधे, समझदार की मौत, भाव बात वृद्ध, मनोयोग आदि। साधारणतः लोग इस तरह से जो शीर्षक है वो नहीं रखते हैं, लेकिन आप शीर्षक से ही पहचान जाएंगे कि ये रचनाएं किसकी हैं, प्रताप नारायण मिश्र जी की। अगला प्रश्न देखिए, उसी से संबंधित आ गया कि घूरे का लत्ता बीने, कनातन का डौल बांधे जैसा शीर्षक किस लेखक ने दिया था? तो ये दिया था प्रताप नारायण मिश्र जी ने। इसे आप ऐसे याद रख सकते हैं कि वो जो थे, यानी प्रताप नारायण मिश्र जी जो थे, वो ग्राम्य प्रधान कहावतें और शब्द रखने में बिल्कुल संकोच नहीं करते थे और बिल्कुल बेधड़क अंदाज में वो शब्दों का प्रयोग करते थे। तो जैसे ही आप घूरे का लत्ता बीने देखेंगे तो आपको, क्योंकि ये ग्राम्य प्रधान है, आपको याद आ जाना चाहिए कि ये किसका है, प्रताप नारायण मिश्र जी का है। अगला प्रश्न है कि 8 मास बीते जजमान, अब तो करो दक्षिणा दान। पंक्ति जो है ये किसकी है? तो ये पंक्ति है प्रताप नारायण मिश्र जी की। अभी हम चर्चा कर रहे थे 8 मास बीते जजमान, अब तो करो दक्षिणा दान। ये उन्होंने अपनी पत्रिका के संबंध में लिखा था। अगर आपने विस्तार से पढ़ा होगा तो आपको मालूम होगी ये बात। 8 मास बीते जजमान, अब तो करो दक्षिणा दान पंक्तियों का संबंध ब्राह्मण पत्रिका के संपादक प्रताप नारायण मिश्र से है, और ये पंक्ति जो है वो ब्राह्मण पत्रिका के संदर्भ में ही है। उनकी जो पत्रिका थी, गलती से परीक्षा निकल गया, उनकी जो पत्रिका थी वो आर्थिक कारणों से चल नहीं पा रही थी, आर्थिक परेशानियां बहुत आ रही थी उस पत्रिका को चलाने में, तब उन्होंने ये पंक्ति लिखी थी। अगला है गद्य रचना को एक कला के रूप में ग्रहण करने वाले, कलम की कारीगरी समझने वाले, ये गलत लिख गया है, कलम आएगा यहाँ पर, कलम की कारीगरी समझने वाले लेखक कौन है? तो बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। अगला है हिंदी पुनर्जागरण काल किसे कहा जाता है? तो हिंदी पुनर्जागरण काल कहा जाता है भारतेंदु हरिश्चंद्र का जो युग है, यानी भारतेंदु युग जो है। अभी हमने शुरुआत में, अगर आपने ध्यान से देखा होगा, डॉक्टर नगेंद्र का हमने जो आधुनिक काल का उप विभाजन है वो देखा था, और उसमें पहला ही जो विभाजन था वो कौन सा था पुनर्जागरण का? ये देखिए पुनर्जागरण काल है, और इसी को क्या कहा जाता है? भारतेंदु काल, जिसका जो समय है 1857 से लेकर के 1900 ईस्वी है। तो हिंदी पुनर्जागरण काल किसे कहा गया है? भारतेंदु युग को। अगला प्रश्न है भारतेंदु काल नई मानसिकता के उन्मेष का काल था, इस कालखंड को किस नाम से अभिहित किया गया है? तो इस कालखंड को अभिहित किया गया है पुनर्जागरण काल से। तो विकल्प सी बिल्कुल सही होगा, पुनर्जागरण काल यानी भारतेंदु युग, बिल्कुल आप दिमाग में बिठा लीजिए। पुनर्जागरण काल किसका नाम है? भारतेंदु युग का है या भारतेंदु काल का। निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल किसकी काव्य पंक्ति है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की है। लाश जो है वो किस भाषा का शब्द है? तो ये तुर्की भाषा का शब्द है, विकल्प डी बिल्कुल सही होगा। कैची, कालीन, चेचक, जाजिम, तलाश, बेगम, बहादुर इत्यादि जो शब्द हैं ये तुर्की भाषा के शब्द हैं। भारतेंदु युग का जो नाम है पुनर्जागरण काल, इसे आप ऐसे याद रख सकते हैं कि रीतिकाल की जो एक परंपरा चली आ रही थी उसे हटाते हुए एक पुनर्जागरण आया था उस समय समाज में। तो इस तरह से आप याद रखेंगे कि जो पुनर्जागरण है,
यानी फिर से जो जागरण हुआ है वो भारतेंदु काल के नाम से जाना जाता है। फिर वो जागरण हो जाने के बाद जो सुधार किया गया यानी जागरण सुधार काल, वो द्विवेदी काल के नाम से जाना जाता है। इसे आपको अगली क्लास में या किसी क्लास में विस्तार से समझाया जाएगा। आधुनिक काल के जितने भी नाम दिए गए हैं और उनसे संबंधित या जो भी बातें हैं, जो अलग अलग विद्वानों के मत हैं, उन्हें एक क्लास में आपको विस्तार से समझा दिया जाएगा, जिससे इससे जुड़ी हुई जो भी बातें हैं, जो भी प्रश्न बनते हैं आधुनिक काल के नाम को लेकर के, और आधुनिक काल की जो समय सीमा है, आधुनिक काल का जो उपविभाजन है, इन सारे प्रश्नों का आपको जो भी बातें हैं उनसे जुड़े जो भी चीजें हैं वो सारी समझ में आ जाएंगी। तो इन सारे प्रश्नों में आपको कोई समस्या नहीं होगी उन्हें हल करने में। तो आज के लिए हम इतने ही प्रश्नों को रखते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।